हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखने वाले हैं, जो कि अभी आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगी उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ में मिल करके या क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह क्रिया या यह प्रोसेस क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब है रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक को क्या लिखेंगे? Zn। जिंक का प्रतीक रूप क्या है? Zn। तथा तनुगंधक का अम्ल यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको क्या कहते हैं? H2SO4 के बीच में प्रतिक्रिया करने पर, यानी कि जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे देखिए, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में अग्रांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब इसको रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं? तो देखिए, जिंक का प्रतीक रूप क्या है? Zn। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है? H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, यानी कि ZnSO4। जिंक सल्फेट का प्रतीक रूप है ZnSO4। और क्या निकलती है इसमें से? हाइड्रोजन गैस निकलती है H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो रासायनिक समीकरण का बायां भाग लेफ्ट साइड तो क्या दर्शाता है? अभिकारकों को दर्शाता है। तो देखिए, जैसे ये पूरी क्रिया रासायनिक समीकरण है, तो इसमें जो लेफ्ट साइड है, ये वाली जो साइड है वह क्या दर्शाती है? अभिकारकों को दर्शाता है, यानी कि जो इस क्रिया में भाग लेने वाले कारक हैं वे अभिकारक होते हैं, उनको दर्शाती है। और जो दायां भाग है, ये जो राइट साइड है, ये उत्पादों को दर्शाता है, यानी कि इस क्रिया के दौरान जो उत्पाद बने उसको कौन सा भाग दर्शाता है? इस समीकरण का राइट साइड उत्पादों को दर्शाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसके दोनों ही पक्ष यानी कि अभिकारक एवं उत्पाद या फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि से करते हैं, यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वह रासायनिक क्रिया संतुलित होगी। और इसे हिट एवं ट्रायल विधि से दोनों तरफ संख्याओं को बराबर करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व, यानी कि दोनों तरफ यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड या फिर अभिकारक एवं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्यों बराबर होनी चाहिए, इसका क्या महत्व है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसीलिए कंकाली समीकरण या फिर स्केलेटन इक्वेशन को संतुलित करना आवश्यक होता है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में प्रतीकात्मक रूप से अभिकारक, उत्पाद एवं उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः, तो देखिए, अगर उत्पाद गैस में है तो क्या लिखेंगे? जी फॉर गैस के लिए आएगा, तो इसका शॉर्ट है जी। द्रव है तो लिक्विड में L। जलीय यानी कि एक्वस, उसके लिए AQ।
तथा ठोस यानी कि सॉलिड तो उसको एस इससे दर्शाया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के दौरान निम्न प्रेक्षण हो सकते हैं, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस समय में क्या क्या हो सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और किसी गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन आदि ये चीज़ें हो सकती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिनमें पहली है कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कि जोड़ने वाली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या फिर यौगिक मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ या नया यौगिक बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 क्या है, गैस है, तथा O2 यह भी गैस है। इससे मिलकर के किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। इसमें दो अणु हैं H2 के, तो 2H2 प्लस O2 ऑक्सीजन का एक ही अणु है, तो मिलकर के क्या बना, 2H2O, यानी कि ये जल का निर्माण हुआ। वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी कि इसमें क्षय हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक वियोजन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकर्मक होता है जो दो भागों में टूटता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसको क्या बोलते हैं, जो इसका प्रचलित नाम है वह क्या है, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं ऊष्मा में, तो देखिए ये क्या बनता है, CaO यानी कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज होती है। तो इस तरह से इसमें ये एक अभिकर्मक है कैल्शियम कार्बोनेट, और इससे ये देखिए यहाँ पर दो उत्पाद मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, वियोजन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकर्मक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकर्मक दो उत्पादों में टूटता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं होती हैं। अब है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए Fe यानी कि आयरन CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ में जब रिएक्शन करता है, तो इससे क्या बनता है, आयरन सल्फेट FeSO4, यानी कि कॉपर को बिल्कुल हटा दिया, उसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और क्या बन गया, FeSO4, आयरन का सल्फेट बन गया, और Cu ये बच जाता है। तो ये क्या कहलाई क्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। Zn यानी जिंक जब क्रिया करता है किसके साथ, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इससे क्या बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, तो कॉपर को पूरी तरह से हटा दिया, तो इसका मतलब उस तत्व को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, और क्या बनता है, Cu बनता है। तो यह किसका उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार Pb यानी कि लेड CuCl2 के साथ में, यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड और Cu। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को कोई बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, तो इससे बनेगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड।
तो इसमें देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन करता है BaCl2 के साथ में यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो बनेगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। दूसरी है कि 3CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, जब ये Al2SO4 का होल क्यूब के साथ में यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, 3CaSO4 प्लस 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। अब है उपचयन या ऑक्सीडेशन। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है यानी कि ऑक्सीजन जुड़ती है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन निकलती है, तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण के उदाहरण, तो देखिए 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 मिलकर के क्या बनाती है, CO2 गैस। तो इसमें ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है, CO2 गैस का निर्माण। फिर है अपचयन यानी कि रिडक्शन होना। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर उसका ह्रास होता है या लॉस होता है, या फिर हाइड्रोजन का योग होता है, वह क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है या फिर रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। अब रिडक्शन रिएक्शन के उदाहरण, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ में रिएक्शन करता है तो Zn जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शंस, तो जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ में होती हों, वो क्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, इसमें CuO इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इसमें 2 तत्व हैं CuO प्लस H2, तो CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होकर के क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। और H2 जो है हाइड्रोजन गैस है, उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। 4Na प्लस O2 तो 2Na2O, इस अभिक्रिया में Na यानी कि सोडियम उपचयित हो रहा है यानी कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तथा जो ऑक्सीजन गैस है उसका अपचयित पदार्थ है वह रिडक्टेड पदार्थ है। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अविलेय पदार्थ यानी कि जो उस घोल में घुलता नहीं है, उसमें नीचे बैठ जाता है, वह क्या होता है, अविलेय पदार्थ या फिर अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो वह अविलेय पदार्थ विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है और अपक्षेप कहलाता है यानी कि प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है, तो BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है जो उस घोल में या सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है वह विलयन में घुलता नहीं है और वह अघुलनशील पदार्थ नीचे बैठ जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होता है जो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया,
तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में ऊर्जा या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके साथ में ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम प्राकृतिक गैसों को दहन करते हैं तो वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए CH4 यानी कि मीथेन गैस को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनती है, CO2 प्लस 2H2 और प्लस ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा का निकलना क्या दिखाता है कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वनस्पति द्रव्य यानी कि साग सब्जियां का विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में अर्थात ऊष्मा का अवशोषण करके श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि ग्रे कलर का हो जाता है, अर्थात सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। तो यानी कि इस क्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ, तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो Ag2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह Ag यानी कि सिल्वर प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन में वियोजन हो जाता है, विघटित हो जाता है। इसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश में अर्थात ऊष्मा का अवशोषण करके सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। तो 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड किस किस में टूट जाता है, ये 2Ag यानी कि सिल्वर और Br2 ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, और सूर्य के प्रकाश यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करके। शर्करा यानी कि शुगर का जल में विलयन बनाना भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब संक्षारण यानी कि कोरोजन, जब कोई धातु अपने आसपास स्थित अम्ल, नमी यानी कि आर्द्रता या ह्यूमिडिटी आदि के संपर्क में आती है तो ये धातुएं संक्षारित होने लगती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण वस्तुओं की चमक खत्म हो जाती है, यानी कि जंग लगना। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सभी किस कारण से है, कोरोजन के कारण या संक्षारण के कारण। विकृति गंधिता यानी कि रैंसिडिटी, वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीडेशन होने से उनका स्वाद तथा उनमें गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। वसा तथा तेल युक्त खाद्य पदार्थों के उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं तथा वायुरोधी बर्तन में रखने पर भी खाद्य सामग्री का उपचयन कम हो जाता है। वायुरोधी बर्तन यानी कि जो एयर टाइट बर्तन होते हैं जिनमें से कि हवा पास नहीं होती है, उनमें रखने पर भी खाद्य सामग्री का उपचयन कम हो जाता है, यानी कि फिर उनके ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। आलू की चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार।